नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 35 है। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल केयर और उसके साथ साथ पीडोमॉर्फोसिस। पेरेंटल केयर का हमारा एक टाइप बचा हुआ है, कौन सा? एन्योरा, है ना। इसके अलावा दो टाइप और थे, यूरोडेला और उसके अलावा कौन सा था? एपोडा। वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, पीडोमॉर्फोसिस डिस्कस करेंगे, लेकिन पीडोमॉर्फोसिस को हम नियोटेनी से कैसे रिलेट करेंगे? पहले तो यही पता होना जरूरी है कि नियोटेनी होता क्या है। और नियोटेनी हम डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत की क्लास में। थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, है ना, और बताइए कि नियोटेनी है क्या। ओके फ्रेंड्स, पेरेंटल केयर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और पेरेंटल केयर क्या था? पेरेंटल केयर मीन्स द केयर ऑफ एग्स, और यू कैन से जुवेनाइल, टिल दे रीच द रिप्रोडक्टिव एज, है ना। नाम ही डिफाइन कर देता है। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, उस पर जस्ट क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये जो लिंक है वो मैंने आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया है, bit.ly/OOLOZY इसमें R जो है वो बड़ा रहेगा, उसके अलावा सारे के सारे लेटर छोटे रहेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। Friends, myself Dheeraj Sharma, and I am teaching since May 2017, and this is Zoology optional course, and I think everybody knows about this. Okay, so let's get started. Friends, हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे। कौन कौन से? पहला था एपोडा और दूसरा कौन सा था? यूरोडेला। इसमें तो शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके द्वारा आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे, ओके, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, फेसबुक पे बता सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मैंने करवाए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एन्यूरा। ओके, सभी को पता होगा कि पेरेंटल केयर क्या होती है ना। पेरेंटल केयर नाम ही डिफाइन कर रहा है कि पेरेंटल केयर होती क्या है। एन्यूरा के बारे में अगर आप सीधा सीधा कुछ पॉइंट्स लिखें तो क्या लिखेंगे, जो कि आपको मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कुछ पॉइंटों में ही अपनी बात अगर कहनी हो तो आप क्या कुछ मेंशन करेंगे? पहला तो यही कि इसको आप क्या कह सकते हैं? एन्यूरा को सेलेंटिया भी कहते हैं, ठीक है। SALIENTIA, ठीक है, सेलेंटिया। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी होती होगी, है ना। जैसे कि यूरोडेला एक्वेटिक था, है ना, और जो एपोडा था वो सोयल के अंदर क्या खोदते हैं, मतलब होल्स कर देते हैं, बरोज इन सोयल। ओके, अब इसके बारे में अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? दीज आर एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, ओके, एम्फीबियस। इसके अलावा बॉडी है वो डिविजुअल है किसके अंदर? हेड एंड ट्रंक। ओके, बॉडी इज डिविजुअल इनटू हेड एंड ट्रंक। इसके अलावा क्या कुछ स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं? जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे? एब्सेंट। ओके, इसके अलावा क्या कुछ लिखेंगे? जो मिडल ईयर है क्या वो प्रेजेंट होगा? मिडल ईयर, जी बिल्कुल प्रेजेंट होगा। ओके, और जो फोर लिम्ब है, क्या चीज? फोर लिम्ब आर शॉर्टर देन द hind limb, are adapted for leaping and swimming. क्लियर? लार्वा क्या है? टैडपोल लार्वा। ओके, कौन सा है?
टैडपोल। ओके, क्लियर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? राना, ठीक है, राना टिग्रीना, फ्रॉग की एक स्पीसीज कह सकते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं अब जो कुछ स्पीसीज भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है, क्या चीज़ एब्सेंट है, क्या चीज़ प्रेजेंट है, कौन सी चीज़ छोटी है और अडेप्ट किया है तो क्यों किया है। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, ये सारी की सारी इसकी स्पेसिफिकेशन है। सो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट इज some frogs carry the egg and tadpole on their hind leg or back. एग्जाम्पल क्या है? एलाइट्स स्पीसीज। ओके, ये क्या है? द मिडवाइफ टोड। एंड सम फ्रॉग इवन प्रोटेक्ट देयर ऑफस्प्रिंग इनसाइड देयर ऑन बॉडी। ओके, सो फर्स्ट आता है अपने पास कौन सा आता है? ये है अपने पास पहली स्पीसीज, आसा डार्लिंगटोनिया। ओके, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए इसका दूसरा नाम रख के, तो इसका दूसरा नाम होगा क्या? क्योंकि जब तक आपको वो नहीं पता होगा तो साइंटिफिक नेम की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ओके, ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन पाउज्ड फ्रॉग। ओके, ऑस्ट्रेलियन पाउज्ड फ्रॉग, मेल। ओके, क्लियर friends, it has pouches along the side of body in which tadpole reside until metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? कमेंट्स के द्वारा बताइए। ओके, अब दूसरी हमारे पास स्पीसीज आती है फीमेल गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। ये कौन सी है? रियोबैट्रिकस। अब इसके अंदर भी दो स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज के क्या क्या नाम है? रियोबैट्रिकस सीलस, SILUS, और दूसरी कौन सी है? विटलिनस, VITELLINUS। ओके, ये दो स्पीसीज हैं इसकी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक पॉइंट बताया था रियो बैट्रिकस के बारे में कि ये क्या है? क्या है ये? गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। ओके, सो ये जो दो स्पीसीज हैं इनको किस बेसिस पे मतलब आइडेंटिफाई किया गया? कुछ तो इससे रिलेटेड होगा गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग से, है ना? सो पहले ये जान लेते हैं इस जो मेन पॉइंट है उसके बारे में, फिर इसकी स्पीसीज की बात करेंगे। ओके, आप सभी को पता है कि ये फ्रॉग कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, एंड इट swallow its tadpole, है ना, which then develop into in the stomach. Okay, and to do this, the gastric brooding frog must stop secreting stomach acid and suppress peristalsis movement. Clear? अब फ्रेंड्स इसकी दो दो स्पीसीज जो हमने बताई, पहली है सीलस। अब सीलस की क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है? गैस्ट्रिक ब्रूडिंग की मैं बात कर रहा था, है ना? तो ये क्या है? साउथर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग, यानी कि आप इसे साउथ लिख लीजिए, और जो विटेलिनस है ये नॉर्दर्न। ओके, नॉर्दर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। क्लियर फ्रेंड्स, ये जो दो स्पीसीज हैं किसकी हैं, किस बेसिस पे डिफाइन किया गया, आपको पता लग गया, है ना? और आप मेनली कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन टोड है। ठीक है, कह सकते हैं ऐसा? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो चलिए फिर इनके बारे में दो तीन पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, दिस स्पीसीज आर द ओनली वंस
which carry about 20 youngs in the stomach. 20 in the stomach. Clear? And during which they do not feed. फीडिंग नहीं होती है इस दौरान जब ये 20 यंग्स कैरी कर रहे होते हैं स्टमक में. देखिए एक पॉइंट बताया था, श्वैलो करते हैं कहाँ पे, किसके बारे में बताया था, रियोबैट्रिकस में. ठीक है, swallow its tadpole and which then develop in the stomach. So उस पॉइंट को इससे रिलेट कीजिए कि 20 यंग्स को स्टमक में कैरी करते हैं और उस दौरान फीडिंग भी नहीं करते हैं. ओके, एंड द फीमेल swallows the egg after the male fertilize them. Point to be noted. And 7 or 8 weeks afterward, fully formed froglets comes out of the stomach to the mouth of the mother and sit on its tongue and jump out from it to the water. क्लियर है? सारी कहानी क्या है, 7 से 8 वीक्स की. क्लियर फ्रेंड्स? It was found that tadpoles secrete special chemical substance. अब वो स्पेशल केमिकल सब्सटेंस कौन सा है? आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और मे भी हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछ भी ले, कौन सा है भाई? प्रोस्टाग्लैंडिन. लिख लीजिए, प्रोस्टा, क्या बताया, प्रोस्टाग्लैंडिन E2. ओके, इसका काम क्या है ना, आपसे नाम भी पूछ सकते हैं. और इसका मोटिव क्या है, मतलब कोई भी चीज जब होती है, ये जो क्या बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा. फ्रेंड्स, इट सप्रेसेस द सिक्रेशन ऑफ द एसिड बाय द मदर्स स्टमक. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब जो नेक्स्ट स्पीसीज है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ डिस्कस करना बड़ा जरूरी है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पीसीज है ओफेगा प्यूमिलियो. ओके, अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? सीधा साइंटिफिक नेम तो आप याद नहीं रखेंगे ना किसी स्पीसीज का, इसका कॉमन नेम भी यार याद होना चाहिए, है ना? क्या नेम है इसका? नाम है स्ट्रॉबेरी पॉइजन डर्ट फ्रॉग. ओके, स्ट्रॉबेरी पॉइजन डर्ट फ्रॉग. Friends, it is a species of poison dart frog found in the Central America. Okay, and strawberry poison dart frog avoid laying egg in the pond and streams. ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि एग की लेइंग कहां पे अवॉइड करेगा? पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में. Instead, the egg develop on land until the tadpole are ready to hatch. Then the mother carries the tadpole on her back to water-filled bromeliads. Bromeliads क्या है? Epiphytic plants है. ठीक है, ये वैसे तो बॉटनी का पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है. एपीफिटिक प्लांट्स. ओके, होते क्या हैं ये? मोस्टली अगर आप देखें तो एपिफिटिक जो प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट. ओके, एंड इसमें कौन कौन से आते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ना? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? मॉसेस, ऑर्चिड्स, ब्रोमेलिड्स, है ना? और मॉसेस के अंदर स्पिनच मॉस आ गया, जिसका जीनस क्या है?
जीनस क्या है, ये बोटनी का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगा। ओके, टिलांडिसिया, स्पेलिंग नोट डाउन कर लीजिए, TILLANDSIA। फ्रेंड्स, एपिफिटिक प्लांट्स से एक शब्द आता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स is an organism that grows on the surface of a plant and derives its moisture and nutrients from the air, rainwater, or from the debris. Okay, so epiphytic plant, epiphytes, ये सारे इंटरलिंक हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपसे यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगी कि भाई ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, और अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर कौन सा है, जेड, ऐसा तो कुछ नहीं पूछेगी, है ना। घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। सो एपिफिटिक प्लांट्स तक की बात हो गई थी कि भाई जब तक टैडपोल रेडी टू हैच ना हो जाए, है ना, और उसके बाद क्या होगा, मदर कैरीज द टैडपोल ऑन हर बैक टू वाटर फिल्ड ब्रोमेलिड्स। ब्रोमेलिड्स क्या है? एपिफिटिक प्लांट्स ऑन द ट्रीज। ओके, अब इसके आगे क्या, द tadpoles complete their development in these teeny predator free pools and mother feed them with unfertilized eggs. Okay फ्रेंड्स, मदर तो फीडिंग कर रही है और उसको कैरी कर रही है। ओके, मेल का क्या काम है? द मेल्स डिफेंड and water the nest, and female feed the ophagous tadpoles with their unfertilized egg। इसमें इतना ही लिख लीजिए, और इसका कॉमन नेम याद जरूर रखिएगा, स्ट्रॉबेरी पॉइजन डर्ट फ्रॉग। किसकी स्पीसीज है? पॉइजन डर्ट फ्रॉग की। कहां पे पाई जाती है? जो सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, क्या कुछ प्रोसेस है, एपिफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एपिफाइट्स क्या होते हैं, सारे के सारे इंटरलिंक करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए ये जो स्पीसीज है यहां पे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले हम फ्लैक्स वाली स्पीसीज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है? पहले तो स्पीसीज का नाम देखिए, रेहिनोडर्मा डार्विनी। सो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? क्या होना चाहिए? डार्विन्स फ्रॉग। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। इट इज फ्रॉम चिली। ओके, पुट्स द टैडपोल इन इट्स वोकल सैक फॉर डेवलपमेंट। अभी इतना याद रखिए, ठीक है, बाकी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ये स्पीसीज के बारे में। ओके, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेप्टोडक्टाइलस फ्लैक्स। ओके, सो ये जो स्पीसीज है इसका भी कुछ कॉमन नेम होता होगा, ये तो साइंटिफिक नेम है, लेप्टोडक्टाइलस फ्लैक्स, है ना। सो इसका कॉमन नेम क्या होगा? एनीबडी नो? कॉमन नेम है माउंटेन चिकन फ्रॉग, CHICKEN। ठीक है, माउंटेन चिकन फ्रॉग। फ्रेंड्स, इट इज हाईली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्या है ये? हाईली एंडेंजर्ड, ठीक है, एंड लिमिटेड टू डोमिनिका, DOMINICA। फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस इसकी होनी चाहिए और इस स्पीसीज के बारे में क्या कुछ जानना जरूरी है? देखिए, जो डोमिनिका है उसमें आप एक आइलैंड कह सकते हैं, या फिर डोमिनिका के अलावा सेंट किट्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट किट्स और
कुछ और नेबरिंग आइलैंड है वहाँ पे क्या करते हैं, दैट लेज एग in foam nest underground, and the tadpole develop without ever seeing water. Okay, and the startling footage taken by some researchers shows that the tadpole feeding on unfertilized egg produced by their mother. एक रिसर्च में थोड़ा सा वहाँ से लिया है ये पॉइंट। सो उस रिसर्च में क्या था कि जो टैडपोल है कहाँ पे फीड करते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग पे, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए, मदर्स। यानी कि वही सेम पॉइंट जो ओफेगा प्यूमिलियो के लिए था। ओके, थोड़ा बहुत कोरिलेट करते हैं क्योंकि एन्यूरा की ही स्पीसीज हैं, है ना। और एन्यूरा की स्पीसीज नहीं बोलेंगे, पेरेंटल केयर जो है एन्यूरा टाइप है, तो उसमें कुछ तो कॉमन चीजें होती होंगी जो उसके अंदर स्पीसीज है। ओके एंड फ्रेंड्स, अब इसके अंदर एक एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट जो मेंशन करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा डालेंगे कि कितने एग ये कैरी करते हैं, है ना। या फिर आप फीडिंग से रिलेटेड ही पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एक रिसर्च में तो हो गया कि भाई अनफर्टिलाइज्ड एग पे ही फीडिंग करेंगे, है ना, टैडपोल। उसके अलावा क्या होगा, मदर यूजेस हर रियर लैग to redistribute the unusual food and perhaps to give all of her progeny a chance to feed and survive. देखिए, जो मदर होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो चाहे किसी एनिमल की हो, वो अपने बच्चों को फीड करने में कोई भी मतलब कोताही नहीं बरतती है और ना ही कोई कसर छोड़ती है। ओके फ्रेंड्स, अब जो एक एग्जाम्पल लीजिए कि 25 से 50 टैडपोल्स अगर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 25 to 50 tadpoles that she rears required, कितने अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब चाहिए होंगे, या फिर जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, समथिंग more than 10,000. Okay friends, that's all from this species. इसके अलावा आप इसमें ज़्यादा कुछ मत लिखिए, क्योंकि ज़्यादा अगर डिटेल में चलते चले जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा। ओके एंड इसके अंदर एक चीज़ और जान लीजिए कि इस स्पीसीज के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है। कब होती है, अडल्ट स्टेज में। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्पीसीज, जिसका नाम क्या है, रेहिनोडर्मा डार्विनी, और इसे हम क्या कहते हैं, डार्विन्स फ्रॉग। डार्विन्स फेंसिस सभी ने सुनी होगी, तो आप डार्विन फ्रॉग भी सुन लीजिए। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहली बात मेल है। ओके सो डार्विन्स फ्रॉग brood their developing young in their vocal sac until they metamorphose। ये पॉइंट मैंने बता दिया था आपको, है ना, जब हम लेप्टोडेक्टाइलस फ्लैक्स से पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था इसके बारे में। ओके सो द डार्विन मेल्स have a very unusual behavior in the amphibians community. After the male and female mate, the female lay her egg in the moist leaf litter on the forest floor. Female lays her egg in moist leaf litter on the forest floor, and she then hop off, leaving the male to attend to them. And dutifully, he guards the egg until a few days later, when they begins to transform into the teeny tadpole, but still encased in the egg sac. अब एक पॉइंट आता है, क्या गुल्लर पाउच किसने सुना है, GULLARPOUC
CH। गुलर पाउच क्या होता है फ्रेंड्स? The movement inside the egg stimulates the father frog to swallow them into the modified vocal sac. That's called gular pouch. Gularpouch. And there they remain until transformed into the miniature adult, upon which he opens his throat and allow them to live and live on their own. ठीक है, ये इनकी पूरी की पूरी स्टोरी थी, यानी कि जीवन गाथा, जीवनी कह सकते हैं जिसे। ओके, अब इसके अलावा कुछ और स्पीसीज भी रहती हैं। एक स्पीसीज है, कौन सी? ये रही आपके सामने, ठीक है, विब्रिसाफोरा एला या फिर एलाओनिका। ठीक है, नाम बड़े अजीब से हैं। विब्रिसाफोरा एलाओनिका। ओके फ्रेंड्स, इसका कॉमन नेम क्या है? बड़ा अटपटा सा नाम है ना। सो कॉमन नेम बड़ा इजी है, आप उसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। मुस्टैच फ्रॉग, मूछों वाला, है ना। MOUSTACHE, मुस्टैच फ्रॉग। ठीक है फ्रेंड्स, it undergoes quite a transformation just before the breeding season, and the male begins growing long hair-like skin extension from one end to their mouth of the to the other. Okay, ये तो आपका हो गया एक छोटा सा मतलब ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड फ्रेंड्स, they also choose a large boulder near a stream and being build a nest underneath it. देखिए, कुछ नेस्ट हमने डिस्कस किए थे कहाँ पे? शुरुआत में ही, जब हमने पेरेंटल केयर शुरू की थी, है ना। और वहाँ पे बहुत सारे टाइप थे, आपने वहाँ पे देखे भी थे, है ना। सो सारे के सारे धीरे 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 करके एक दूसरे से कोरिलेट होते चले जा रहे हैं। ओके, एंड फ्रॉम ये तो हो गया कि भाई नेस्ट कहाँ पे बनेगा, है ना। नेस्ट बनाना उसने स्टार्ट कर दिया, एंड फ्रॉम हियर दे विल कॉल instantly for female. From here they will call instantly for females and then guard the egg of any and all female who come and mate with them. ठीक है, मेल का तो यही काम है। जो मेल फ्रॉग है उनका मेन मोटिव क्या है कि जो एग है उनको प्रोटेक्ट करना है। ओके, और बहुत सारे केस में स्वेलो करते हैं और बाद में, ठीक है। ये सभी के अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग फीचर हैं, जैसे हर एक व्यक्ति के अलग अलग क्या बोलते हैं, सोच और विचार होते हैं। ओके फ्रेंड्स, द एग टाइपिकली टेक ए मंथ टू हैच and tadpole slips into the water below. Okay, and metamorphosis will not fully occurs until 2 years later. So अब देखिए, मेल फ्रॉग then stay nearby the egg for anywhere from 26 to 35 days. ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। The time it takes for the different species to hatch. ठीक है, अब भाई कोई एग तो 26 डे में हैच कर लेगा, कोई 35 डे में करेगा, इसके बीच में भी होते रहेंगे। ओके, ये सारा कुछ एक रेंज दे दी जाती है। देखिए, साइंस के अंदर कोई भी चीज़ मतलब फिक्स वैल्यू नहीं होती कि भाई इतनी है तो इतनी है। आपको पढ़ाया गया होगा कि वाटर की पीएच 7 रहती है, लेकिन क्या रहती है कभी चेक करके देख लीजिए, 6.8 से 8.5 तक वेरी करती है। ओके, जस्ट एक एवरेज निकाल के आपको डेटा दे दिया जाता है। चलिए, वो अलग बात है। अब जो एक नाम है, क्या आपने सुना है? मेडागास्कर। इसके नेटिव्स में डिस्कस करूंगा, और ये नाम मैंने क्यों लिया है वो भी बताऊंगा। ठीक है, MADAGASCAR, मेडागास्कर। फ्रेंड्स, ये डिपॉजिट करते हैं अपने एग इन द रेन फिल्ड एक्सिल्स
ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके नेटिव कौन कौन है? नेटिव कौन कौन है, किसी को पता है? नाम पता है इनके? नहीं पता होगा, है ना। चलिए मैं बता देता हूं। पहला है माइक्रोहाइलिड्स। ठीक है, माइक्रोहाइलिड्स। दूसरा प्लेटीपेलिस, PLATYPELIS। ठीक है, प्लेटीपेलिस। और तीसरा कौन सा हो गया? प्लेथोडोंटोहाइला, PLETHO, प्लेथोडोंटोहाइला। ठीक है, और इसके अलावा एक नाम और रहता है, एनोडेंथाइला। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए वो भी, एनोडेंथाइला। ठीक है। सो फ्रेंड, ये था पूरा का पूरा आपकी कुछ स्पीसीज जो एन्योरा के अंदर रहती है, एन्योरा टाइप पेरेंटल केयर में, है ना। और आई थिंक इसमें कुछ पार्ट ऐसा बचा नहीं है जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो और यहाँ पे छूट गया हो ना, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि मतलब इससे हटके आएगा नहीं, वैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो जस्ट कमेंट कर दीजिए, है ना। मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, है ना। सो फ्रेंड्स, अब देखिए ये सारा कुछ तो हो गया एनोरा का। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। एक स्पीसीज और रहती है, वो वैसे इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये देखिए जो एलाइट्स की जो स्पीसीज हैं उनके नाम लिख लीजिए आप। ओके, मिडवाइफ टोड के एलाइट्स की स्पीसीज है सिस्टनेसी, लिख लीजिए एलाइट्स, CISTERNASII। ठीक है, और उसके अलावा एलाइट्स की एक स्पीसीज और है ओबेस्ट्री ट्रिकन्स। ठीक है, ओबेस्ट्री, जस्ट 1 मिनट, फिर से लिख लेते हैं, OBESTE आएगा, सॉरी फॉर दैट, OBSTETRICANS। ठीक है, ओबेस्टी ट्रिकन्स, ये दो की स्पीसीज हैं, है ना। और इसमें आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। क्या, एक पॉइंट बता देता हूँ फ्रेंड्स, बोथ ऑफ दीज स्पीसीज अटैच द फर्टिलाइज एग टू देयर हिंड लेग्स। ओके, ये याद रखिएगा। और समथिंग समथिंग 200 एग्स कैरी करते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। ओके, सो अब भी अगर कोई बचती है स्पीसीज तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स के द्वारा, है ना, जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा और बता सकूं उस स्पीसीज के बारे में। ओके, मेरी तरफ से सारे की सारी स्पीसीज कंप्लीट है। फ्रेंड्स, अब आता है अपने पास क्या, डायरेक्ट डेवलपमेंट। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट आप नाम से ही समझ रहे हैं, है ना। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, द फ्रॉग जीनस Pristimantis lays egg on land, which develop directly into the miniature adult with no tadpole stage। देखिए हमने एन्योरा के अंदर मेनली देखा था कि टैडपोल स्टेज आती है ना, आती है ना, टैडपोल लार्वा। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। सो डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा मिनिएचर के अंदर, मिनिएचर अडल्ट के अंदर विद नो टैडपोल स्टेज। दैट्स द पॉइंट, इसके अलावा कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड these are the most widespread and commonly occurring frog in the new world tropics। okay friends, in अफ्रीका जीनस कौन सा है, आर्थ्रो
leptis, known as the squeakers, are all direct developers, and they are also many other direct developing frog of Madagascar. मेडागास्कर हमने डिस्कस किया था, और उसके नेटिव कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए थे, है ना, एंड इन साउथ ईस्ट एशिया. सो फ्रेंड्स, देखिए मेडागास्कर के नेटिव कौन कौन थे बता दिया था, है ना. एंड अमोंग स्लेमेंड्रा, मोस्ट स्पीसीज ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली, द प्लेथोडोंटिया आर डायरेक्ट डेवलपर. इसके बारे में भी एक छोटा सा नाम डिस्कस किया था, है ना. चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ रहता है शायद. डेवलपमेंट में कुछ नहीं रहता, और डेवलपमेंट का आप मेंशन कर लीजिए कि ये डायरेक्ट होगा. ओके, एक स्पीसीज है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. क्या स्पीसीज थी? नेक्टो फ्रेनोडे कुछ ऐसा है, नेक्टो फायरेनोइड्स. ओके, ये क्या है भाई? इट इज द मेंबर ऑफ African genus that retain egg in the oviduct, and some nourish the young as they grow. Okay, and you can say the few species of the frog give birth to living young. Okay, so friend, ये तो सारा हो गया इसका मतलब पेरेंटल केयर का. अब हम डिस्कस करते हैं क्या? पेडोमॉर्फोसिस. ठीक है, क्योंकि पेडोमॉर्फोसिस भी इसी लेसन का हिस्सा है ना. और पेडोमॉर्फोसिस से पहले नियोटेनी बता दीजिए क्या होता है ना. सो पहले नियोटेनी डिस्कस करते हैं. पेडोमॉर्फोसिस तो ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ओके, नियोटेनी, ये शायद तीसरी बार डिस्कस हो रहा है नियोटेनी. ओके, नियोटेनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नियोटेनिया, NEOTENIA. ठीक है, नियोटेनिया का क्या मतलब है? नियो एंड टेनिया, टू एक्सटेंड. ठीक है, टू एक्सटेंड. क्लियर है ना. सो अब सिंपल सा एक मतलब निकालिए इसका. नियोटेनी का क्या मतलब है? एक शब्द था जुवेनाइल, है ना. तो नियोटेनी को हम क्या बोलेंगे? जुवेनाइलाइजेशन. ठीक है, JUVENILIZATION, juvenilization. Okay, it is the retention by adult in a species of trait previously seen on only in the juveniles. And friends, neoteny has two forms depending upon the capability of individuals to breed. Okay, अब देखिए, पहला आता है क्या? पेडोमॉर्फोसिस, और दूसरा पीडोजेनेसिस. ठीक है, सो पेडोमॉर्फोसिस क्या है? पेडोमॉर्फोसिस इज कॉमन in many animal species domesticated by human, including dog, chicken, pig, and cattle, and it is believed to be a side effect of the selective pressure of human direct breeding for juvenile behavioral characteristics such as docility or cuteness. Friends, पेडोमॉर्फोसिस के बारे में क्या समझते हैं? मतलब ये पहली बार कब इजाद हुआ था भाई ये, है ना? 1922 में. किसने डिस्कवरी की थी इसकी? किसी को ध्यान है? वॉल्टर गास्टेंग, WALTERGARSTANG. ठीक है, वॉल्टर गास्टेंग.
Friends, pedomorphosis was first proposed by the Walter Gaston in 1922. Okay, so the underlying mechanism for pedomorphosis include heterochrony. अब ये जो शब्द है कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है ना, ये भी जान लीजिए. HETEROCHRONY. हेट्रोक्रोनी का मतलब है चेंज इन फीचर ड्यूरिंग डेवलपमेंट. चेंज इन फीचर ड्यूरिंग डेवलपमेंट. क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है. फ्रेंड्स, pedomorphosis also occurs in the termite and several species of the cockroach, है ना, and humans are considered by some scientists to be pedomorph due to their flattened face, short jaw, bulbous forehead compared to the adult primates. Okay, सो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए, मैं बताऊंगा, वो एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा. ओके, डिस्कस तो नहीं करूंगा, जस्ट मेंशन करूंगा कि क्या क्या चेंजेस ह्यूमन बींग के अंदर आए, क्योंकि हम आगे मैमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा एक तो हो गया पेडोमॉर्फोसिस, दूसरा शब्द क्या था, पेडोजेनेसिस. PAEDOGENESIS. ओके, सो पेडोजेनेसिस है क्या? Pedogenesis is the act of reproduction by an organism that has not achieved physical maturity. And in other words, you can say pedogenesis is the production of offspring by an organism in its larval or juvenile form, and elimination of adult phase of the life cycle. So friend, आप इसको किससे जोड़ के देख सकते हैं? प्रोजेनेसिस. ठीक है, प्रोजेनेसिस. अब देखिए, एक से दूसरा ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा. प्रोजेनेसिस मीन्स where sexual maturity is achieved in the juvenile form and further physical maturity is not achieved. Okay, अब जो पेडोजेनेसिस है वो किसमें पाया जाता है? It is found in the insects in which the larval stage reproduces without achieving maturity. And it occurs in the female of certain beetles, bugworms, scale insects and gallmidags. Okay, इन सभी में पेडोजेनेसिस पाया जाता है. उसके अलावा अगर आप नियोटेनी का एग्जाम्पल लेते हैं, सो नियोटेनी क्या होती है आपने जान ली है ना, लिख लीजिए यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट. NEOTENY. ठीक है, अब नियोटेनी के एग्जाम्पल क्या है? पहला तो हो गया फ्लाइटलेस बर्ड्स. ओके, दूसरा क्या हो गया? ह्यूमंस. फ्लाइटलेस बर्ड्स की अगर मैं बात करूं, फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिचेस, emus, kiwis are believed to have evolved by retaining characters of chicks and losing the ability to fly. Okay, and friends, physical proportion of these birds resemble those of the chicks of flighted birds. Clear? फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में इतना कुछ लिख सकते हैं. ओके, सो दो ही एग्जाम्पल बहुत है कि फ्लाइटलेस बर्ड्स और ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे ट्रेट हैं. कौन कौन से? जैसे कि हमारा फ्लैटेंड फेस हो गया, है ना, आर फ्लैटेंड फेस, ऑर्थोग्नेथी, है ना, एंड रिडक्शन और लैक ऑफ बॉडी हेयर्स, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन इन द स्किन, आई एंड हेयर्स. इसके अलावा द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स. ठीक है, एक्सटर्नल ईयर्स एंड हाई रिलेटिव ब्रेन वेट. ओके, इसके अलावा द फॉर्म ऑफ द pelvis. ओके, and small teeth and variation of the tooth like and cranial suture. Okay, and late eruption of teeth. So ये सारी चीज़ें नियोटेनी का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स के अंदर.
and absence of eyebrows, ridges, absence of cranial crest, thinness of skull bones, and another one is position of orbits under cranial cavity and no rotation of the big toe, लॉन्ग लाइफ स्पैन. सो इन सभी को आप ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्वॉल्व, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारे कुछ चेंजेस हैं किसके अकॉर्डिंग, नियोटेनी के अकॉर्डिंग. और नियोटेनी का एग्जांपल दो बहुत है, फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड ह्यूमंस. ओके. और इसके अलावा अगर आप लेना चाहें तो जो कोडेट्स हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन. क्लियर फ्रेंड्स? इट इज पॉसिबल दैट कोडेट्स ओरिजिनेटेड बाय द नियोटेनी, मे बी, है ना, हो सकता है और हुआ भी है. सो मोलिकुलर एविडेंस सजेस्ट दैट द नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द कोडेट्स आर द ट्यूनिकेट्स, मेराइन फिल्टर फीडर्स. ठीक है, दो है, ट्यूनिकेट्स और मेराइन फिल्टर फीडर्स. And although sessile in their adult sexual mature forms, tunicates have motile larval dispersal forms which has a notochord similar to that found in the chordates. And at some point, the motile larva of the tunicate became sexually mature before metamorphosis and give rise to the free swimming chordates. Clear? So आज के इस लेसन में हमने डिस्कस किया एन्यूरा के बारे में, जो कि पेरेंटल केयर का पार्ट था. डायरेक्ट डेवलपमेंट डिस्कस किया, उसके अलावा पेडोमॉर्फोसिस, और पेडोमॉर्फोसिस के साथ साथ इसको नियोटेनी से रिलेट किया. नियोटेनी के दो पार्ट हैं, पेडोमॉर्फोसिस और पेडोजेनेसिस. पेडोजेनेसिस का एक पार्ट है प्रोजेनेसिस. ठीक है, एक दूसरे से सारे के सारे पॉइंट जुड़ते हुए चले जाते हैं और यूपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा देती है और फिर दिमाग घूमने लगता है. ओके, so that's all from this lesson. Thanks for watching this. Thank you very much and have an awesome day.